हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी घर पे बैठ के अच्छे से कर रहे होंगे। और अपने जो क्वेश्चन आगे थर्ड पार्ट की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसका माप मल्टीमीटर द्वारा किया जा सकता है। मल्टीमीटर करंट भी माप सकता है, वोल्टेज भी माप सकता है, प्रतिरोध भी माप सकता है। दोस्तों प्रश्न ये है कि निम्न में से किसका माप मल्टीमीटर द्वारा नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया था, ठीक है ना। क्योंकि इन्होंने जैसा कि प्रश्न का उत्तर सी दिया है, तो उस सी के अकॉर्डिंग आप देखो धारिता, तो कैपेसिटेंस को मल्टीमीटर नहीं नाप सकता, इसलिए प्रश्न का उत्तर सी किया है। इंग्लिश की साइड हो सकता है आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, तो फिर प्रश्न का उत्तर आपको सी करना है, अदरवाइज ए बी और डी तीनों सही थे। अगला क्वेश्चन है कि उपकरणों में उपयोग किए जाने वाले स्थायी चुंबक किस धातु के बनते हैं। तो स्थायी चुंबक के लिए हम एल्निको और एल्कोनेक्स नाम की दो मिश्र धातुएं होती है जो सबसे अधिक काम में लेते हैं। उसके बाद में कोबाल्ट भी अपन काम में लेते हैं और कठोर स्टील भी आता है। अगला क्वेश्चन है कि डायनमोमीटर टाइप के वाट मीटर में फिक्स कॉइल कौन सी है। तो फिक्स कॉइल हम करंट कॉइल को रखते हैं हमेशा, सीसी जो होती है, और इसका दूसरा नाम विद्युत कुंडली, विद्युत यानी धारा कुंडली या करंट कॉइल के नाम से अपन इसको जानते हैं। प्रेशर कॉइल जो होती है वो मूविंग कॉइल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में मापने वाला यंत्र किससे जुड़ता है। पीटी है, वोल्ट मीटर इसकी सेकेंडरी साइड से जुड़ता है, माध्यमिक वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग को ही कहा गया है। अगला प्रश्न है कि 50 ओम प्रतिरोध वाले सीरीज में 20 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है, प्रतिरोध में शक्ति खपत की वैद्युतिक गणना कैसे की जा सकती है। दोस्तों पावर ज्ञात करने के लिए यहाँ पर आपको सूत्र लगाना है V स्क्वायर अपॉन R। देखो वोल्टेज का मान 20 वोल्ट है, तो 20 इंटू 20 और प्रतिरोध का मान 50 है। कैलकुलेशन करोगे दोस्तों तो उत्तर आ जाएगा, और उत्तर आपका आएगा 8 वाट। कैलकुलेशन करके अपने उत्तर का मिलान जरूर करें। V स्क्वायर अपॉन P सूत्र का उपयोग आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मोटर में शुरुआती टॉर्क सबसे कम होगा। देखो निम्न में से पूछा है तो नो डाउट बी रहेगा, क्योंकि शेडेड पोल मोटर ऐसी है जिसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम होता है। यूनिवर्सल कैपेसिटर स्प्लिट फेज और रिपल्सन मोटर की जब तुलना करेंगे तब इसकी दक्षता भी सबसे कम होती है, 5 से 35% होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन इसी का था, शेडेड पोल मोटर की दक्षता कितनी होती है। तो डी उत्तर हो जाएगा, 5 से 35% तक की दक्षता होती है। सबसे कम दक्षता इसी मोटर की है, और इस मोटर की घूमने की दिशा भी नहीं बदली जा सकती, सेलियंट पोल से शेडेड पोल की ओर ये घूमती है, और फेज अंतर उत्पन्न करने के लिए शेडिंग रिंग इसमें लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एससीआर में कितनी अर्धचालक परत होती है। तो एससीआर में 4 परत होती है, 3 सिरे होते हैं, 3 पीएन जंक्शन होते हैं। ध्यान रखना अर्धचालक परतें पूछी है, ये भी ध्यान रखना। अगर डिप्लीशन लेयर की बात करें तो डिप्लीशन लेयर अक्षय परत है, वो उतनी होती है जितने जंक्शन होते हैं, तो 3 होती। अगला क्वेश्चन है, पोलीफेज प्रेरण मोटर आमतौर पर, पोलीफेज मोटर सेल्फ स्टार्ट मोटरें होती है, सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, क्योंकि इनमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इसलिए मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, सीरीज में जुड़े 47 ओम, 20 ओम, 33 ओम प्रतिरोध किसके बराबर है। सबसे आसान क्वेश्चन है दोस्तों, तीनों प्रतिरोधकों को जोड़ देना है। श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध के लिए क्या सूत्र रहता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। कैलकुलेशन करके आप उत्तर देखोगे, 100 ओम उत्तर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंप के सीरीज संयोजन में निम्न में से कौन सा मापदंड एक समान होगा। श्रेणी क्रम में बहुत सारे लैंप जुड़े हुए हैं, तो उन सब में धारा का मान एक बराबर होगा, चाहे उनकी प्रतिरोधक वैल्यू कितनी भी क्यों ना हो। हाँ, वोल्टेज ड्रॉप उन पर अलग अलग हो सकता है, लेकिन धारा का मान उनमें एक बराबर होगा। अगर समांतर होते तो उनकी वोल्टेज बराबर होती, धारा का मान उनके प्रतिरोध के मान के अनुसार अलग अलग होता। अगला क्वेश्चन है कि 200 वोल्ट इनपुट और 400 वोल्ट आउटपुट वाले ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न का अनुपात कितना होगा। दोस्तों जितना वोल्टेज का अनुपात है उतना ही टर्न का अनुपात रहेगा। वोल्टेज का अनुपात निकाल दो, वही टर्न का रेशो आ जाएगा। 200 वोल्ट प्राइमरी में है, 400 सेकेंडरी में, क्योंकि इनपुट प्राइमरी में होती है, आउटपुट सेकेंडरी में। उत्तर आएगा आपका 1:2। तो यही 1:2 अपना टर्न के लिए माना जाएगा। प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक मोटर में फ्यूज का उद्देश्य क्या है। तो फ्यूज केवल शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। ओवरलोड से बचाव के लिए रिले लगानी पड़ती है, और शॉर्ट सर्किट से बचाव के लिए फ्यूज लगाते हैं।
अगला प्रश्न है कि 35 वोल्ट सप्लाई की सीरीज में जुड़े हुए तीन प्रतिरोधक 2 किलो ओम, 2 किलो ओम और 3 किलो ओम का कुल धारा और कुल प्रतिरोध कितना होगा। देखो सीरीज में लैंप है इसलिए पहले कुल प्रतिरोध ज्ञात कर लो, तो 2 + 2 + 3 यानी 7 किलो ओम रेजिस्टेंस हो गया। अब आप देखो ध्यान से, 7 किलो ओम रेजिस्टेंस का ऑप्शन एक ही दे रखा है सी में, तो नो डाउट आपका धारा का मान भी 5 मिली एम्पीयर ही आएगा। आपको धारा निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, प्रश्न जल्दी हल हो सकता है। फिर भी धारा का मान कैलकुलेट करके आप उत्तर का मिलान जरूर करें। I बराबर V/R, जो 35 वोल्ट की सप्लाई है इसमें 7 किलो ओम का भाग देना है, ठीक है, तो उत्तर आ जाएगा 5 मिली एम्पीयर। अगला क्वेश्चन है क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, क्यूमुलेटिव रूप से कंपाउंड एक डीसी मोटर में जब भार बढ़ेगा तो क्या होगा, तो गति थोड़ी सी घटेगी, ध्यान रखना है। भार बढ़ेगा तो गति घटेगी, क्योंकि भार बढ़ने से धारा बढ़ेगी, धारा बढ़ने से सीरीज फील्ड का फ्लक्स बढ़ेगा, और जो कुल फ्लक्स होता है वो सीरीज और शंट दोनों के योग के बराबर होता है, और फ्लक्स बढ़ने से गति घटेगी। अगला क्वेश्चन है किसी भी विद्युत मोटर में आउटपुट पावर कहां से ली जाती है। शाफ्ट पर उपलब्ध आउटपुट पावर, एक मोटर में आउटपुट शक्ति ली जाती है उसकी शाफ्ट से, हमेशा शाफ्ट पे जो शक्ति मिलती है, और उसको हम BHP के नाम से जानते हैं, ब्रेक हॉर्स पावर, और मोटर की नेम प्लेट पर हमेशा यही पावर अंकित की जाती है, आपको ध्यान रखना है। यानी एक मोटर पे लिखा हुआ है 5 BHP, इसका मतलब यह है कि मोटर 5 HP हमें आउटपुट देगी। अगला क्वेश्चन है फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड काम में लिए जाते हैं। अब देखो वैसे तो प्रश्न डाउटफुल है। फुल वेव सेंटर टेप ट्रांसफार्मर में 2 होते हैं और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में 4 होते हैं। अगर सिर्फ फुल वेव नाम लिखा है तो आपको सेंटर टेप ट्रांसफार्मर ही मानना है, अगर ब्रिज होता तो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, पूरा स्पष्ट नाम वो अपन को देते। अगला क्वेश्चन है ट्यूबलाइट की सर्किट में चौक का प्राथमिक काम क्या है। देखो सबसे पहला काम तो ये है कि चौक को स्टार्टिंग के लिए हाई वोल्टेज की जरूरत होती है और लगभग 1100 वोल्ट AC की जरूरत होती है, तो ये हाई वोल्टेज बनाना चौक का काम होता है, और ये बनवाने के लिए धारा में क्षणिक परिवर्तन करवाता है, इसके लिए स्टार्टर लगता है। स्टार्टर मेक और ब्रेक कराता है, जिससे उच्च इंडक्टेंस के कारण चौक में हाई वोल्टेज उत्पन्न होती है। हालांकि उसके बाद ये धारा को कंट्रोल भी करती है, लेकिन सबसे पहला काम पूछा इसलिए बी करेंगे, उच्च वोल्टेज प्रेरित करना ताकि ट्यूब स्टार्ट हो सके। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइट के मामले में तापमान वृद्धि से होगा क्या। देखो इलेक्ट्रोलाइट अर्धचालक और अचालकों में यदि ताप बढ़ता है तो इनके प्रतिरोध में हमेशा कमी आती है, यानी ये एक तरह से NTC होते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है इनका। अगला क्वेश्चन है ऐसी सामग्री जो बहुत कम चुंबक बना सकती है। देखो बहुत अधिक बनती है तो वो फेरो यानी लोहे होती है, बहुत कम बनती है तो पैरामैग्नेट, जिससे बिल्कुल ही नहीं बनती वो प्रति चुंबक यानी डायामैग्नेट कहलाती है। तो प्रश्न का उत्तर बी पैरामैग्नेट रहेगा। नेक्स्ट है कंडक्टर में विकसित ऊष्मा वो धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, क्योंकि I²RT जूल के नियमानुसार धारा का वर्ग आ जाएगा। प्रश्न का उत्तर सी होगा। अगला क्वेश्चन है डीसी मोटर में बैक ईएमएफ किस बात पर निर्भर करता है। देखो बैक ईएमएफ वैसे तो गति के समानुपाती होता है, लेकिन यहाँ पर गति का ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। गति के समानुपाती है तो फिर आपको गति वाला सूत्र छोड़ के वो याद करना है φZNP/60 वाला सूत्र। तो इसके अनुसार आप देखो फ्लक्स, चालकों की संख्या, गति, पोल और समांतर रास्तों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर अपने को एक ही ऑप्शन दिया हुआ है फील्ड फ्लक्स। प्रश्न का उत्तर भी कर देंगे, फील्ड फ्लक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्मल ओवरलोड रिले स्टार्टर में मोटर की सुरक्षा करेगा। तो ये अपन को ओवरलोड से बचाएगा, जो धारा अति धारा जिसको अपन कहते हैं अति भार धारा से बचाव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैक्यूम ट्यूब सर्किट एम्पलीफायर 50 किलो ओम प्रतिरोध के पास 150 वोल्ट की सप्लाई है, तो धारा क्या है। दोस्तों सिंपल सा सूत्र लगाना है आपको, I बराबर V/R का सूत्र लगा दो, कैलकुलेशन कर दो, उत्तर आ जाएगा। 150 वोल्ट है और 50 किलो ओम है। दोस्तों किलो को छोड़ दो, उत्तर सीधा सीधा मिली निकाल देंगे और उत्तर आ जाएगा 3 मिली एम्पियर। तो प्रश्न का उत्तर रहेगा 3 मिली एम्पियर, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है एक कार्बन संरचना वाले प्रतिरोध के लिए निम्न में से कौन सा सामान्य प्रतिरोध और बिजली अपव्यय मूल्य है। यानी प्रश्न ये पूछना चाह रहा है कि कौन सा ऐसा कॉमन रेजिस्टेंस है जिसको हम सबसे ज्यादा काम में लें, जहां बिजली खर्च को वैल्यू दी जाए, यानी विद्युत का खर्च जो सबसे कम करवाए और कॉमनली यूज भी कर लिया जाए। तो दोस्तों प्रश्न का उत्तर ए होगा, क्योंकि प्रतिरोध वैसे भी कम वाट वाले अपन सबसे ज्यादा
इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में काम में लेते हैं तो 1 वाट वाला काम